जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस अंगली सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना बर्थ चार्ट देख करके, कुंडली का बर्थ चार्ट देख करके कैसे लग्न पता कर सकते हैं, कैसे राशि पता कर सकते हैं और कैसे अपने बर्थ चार्ट से अपने योग कारक और मारक ग्रह, शुभ और अशुभ ग्रह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आज बताएंगे, ठीक है। तो लेट्स ओके। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में इस तरह के एक चक्र बना होगा। ये सब हाउस हैं, 12 हाउस हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि ये हाउस फिक्स हैं। इस हाउस में कभी भी कोई हाउस बदलता नहीं है, इसलिए ये हाउस फिक्स है। आपको पहले बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हाउस जो हैं ये सब फिक्स हाउस हैं। ये सभी हाउसेस क्या है, फिक्स हैं, ये बदलते नहीं हैं, ये बदलते नहीं हैं। अब इनमें ग्रह कौन सा आता है ये देखा जाता है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली का मतलब है यहाँ पर 1 लिखा होगा, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इनमें ग्रह बैठे होंगे, ग्रह। अब मान लीजिए आपको ग्रह बैठाना है, तो जैसे मैं बैठा ही देता हूं। जैसे यहाँ पर सैटर्न हो गया और मरकरी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपका सन आ गया और वीनस आ गया। यहाँ पर आपका मार्स आ गया और यहाँ पर आपका मान लीजिए मून आ गया। चलिए, मून आ गया। और यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर अगर आप लिखेंगे मून आ गया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपका आ गया जुपिटर, जुपिटर आ गया 7 और यहाँ पर आपका आ गया केतु और यहाँ पर आ गया राहु, ठीक है। पहले बताया था कि राहु और केतु 180 पर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 180 पर होते हैं राहु केतु, ठीक है। तो इसमें अब सभी ग्रह आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह आ गए इसमें। अब आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले इस कुंडली को देख करके आप देखेंगे कि इस कुंडली का जो लग्न है वो है मेष, एरीज, मेष लग्न है। इसका जो एसेंडेंट है ये इसका मेष है। क्यों? क्योंकि 1 लिखा है। तो मतलब इस जातक के जन्म के समय मेष लग्न रही होगी। अब लग्न की डिग्री कितनी है ये फिर आगे अभी हम बताएंगे। लग्न की भी डिग्री आती है, 30 डिग्री तक रहती है, 20 डिग्री मान लीजिए इसका है। नक्षत्र क्या है ये भी आगे का स्लोली अपन चलेंगे, ठीक है। तो इसमें मेष लग्न है और इसका ये लग्न है, मेष लग्न है इसका, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसमें देखिए चंद्रमा कहां पर बैठा है। चंद्रमा देखिए, मून कहां लिखा है, ये लिखा है मून। तो मून जहां पर है वहां क्या लिखा है, 4 लिखा है। ये देखिए 4 का मतलब होता है इसकी जो राशि होगी, 4 का मतलब होता है 1 2 3 4 कर्क। कैंसर, ये देखिए इसकी राशि क्या होगी, कर्क होगी, कैंसर होगी। अब आप देखेंगे लग्न और राशि। तो सबसे पहले लग्न का स्वामी कौन सा है, लग्न का स्वामी उसका लग्नेश कहलाता है। तो लग्न का स्वामी मेष लग्न है। मेष का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। ये तो हमने अलग लिखे, अब इनको मत ध्यान दीजिए, ये कुछ और चीजें हैं। तो मंगल,
मेष का क्या होता है? मंगल। ठीक है, तो मेष का मंगल है, तो इसका जो स्वामी होता है वो होगा मंगल, यानी मार्स। ये लीजिए। और राशि का स्वामी क्या है? राशि कैंसर है, तो कैंसर का स्वामी क्या होता है? चंद्रमा होता है। ये देखिए चंद्रमा, तो ये स्वयं अपनी राशि पर है, इसका स्वामी होगा चंद्रमा यानी मून। ये लीजिए। तो इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कर लिया इतना कि एसेंडेंट सबसे पहले आप निकाल लिए, फिर इसके बाद आप निकाल लिए राशि। तो आप ये समझ गए कि आपकी राशि चक्र क्या है और लग्न क्या है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को अगर राशि चक्र आपको बनाना है तो क्या करना है, इसको देखिए। अब इसी को राशि चक्र, ये लग्न चक्र है, ये पहले ये कौन सा चक्र था? लग्न चक्र है। अब इसी को अगर राशि चक्र बनाना है तो राशि चक्र के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं है, वही सिंपल है कि जो यहाँ पर 4 है इसको मतलब उठा के यहाँ कर देंगे 4, और यहाँ पर लिख देंगे मून। मून चंद्रमा, ये लग्न नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा लिखा है इसलिए ये राशि हो गई। तो राशि चक्र ये है, लग्न चक्र ये है। अब चंद्रमा यहाँ आ गया तो फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये है। बाकी सभी जो ग्रह बैठे हैं उसी तरह बैठा दीजिए। जैसे 4 में चंद्रमा है, 5 में कुछ नहीं है, 6 में जुपिटर है, तो 6 में यहाँ लिखेंगे जुपिटर। ये इसी अब इसी तरह 7 में कुछ नहीं है, 8 में कुछ नहीं है, 9 में क्या है? केतु। तो 9 कहाँ गया? ये केतु आ गया। फिर 10 में कुछ नहीं है, 11 में कुछ नहीं, 12 में कुछ, 1 में क्या है? सैटर्न और मार्स। ये देखिए 1 में सैटर्न और मार्स ये आ गया, सॉरी मरकरी ओके। फिर इसी तरह 2 में क्या है? सन और ये देखिए और वीनस। 3 में क्या है? राहु और मार्स। ये देखिए। तो इस तरह अगर आप बनाएंगे तो ये लग्न चक्र है, ये राशि चक्र है, ये राशि चक्र। दोनों का उपयोग होता है जब जहां जैसा हो, लेकिन लग्न चक्र ज्यादा देखा जाता है। लग्न सर्वोपरि होता है, लग्न से ज्यादा कैलकुलेशन सही आती है। कुछ लोग राशि के अकॉर्डिंग भी प्रेडिक्शन करते हैं, तो ठीक है, दोनों आप दोनों जान जाइए, इसलिए आपको हमने दोनों बना दिया। अब देखिए इस लग्न की कुंडली में हमने आपको बताया कि ये मेष लग्न है, राशि कौन सी है? 4 है, मून है यानी कैंसर राशि है। तो ये देखिए इस किसकी राशि? ये है, राशि का स्वामी चंद्रमा है और मेष का स्वामी मंगल है। अब चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा? क्योंकि आपको ये तो हमने पहले बताया है कि एक राशि में 9 चरण आते हैं, 4, 4, 8, 1, 9, यानी एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरण कंप्लीट होते हैं तो 30 डिग्री होता है, तब जाकर के एक राशि एक वो पूरा होता है। तो इस तरह आपको अभी नक्षत्र के बारे में बाद में हम बताएंगे, 27 नक्षत्र हैं, कुछ चीज अभी आगे आएगी। ठीक है, तो ये फिर आगे की सोच है। अभी सिंपल समझिए कि मून है, यहाँ पर सैटर्न है, मरकरी है, किस नक्षत्र में होंगे ये आगे का है। बट अभी इतना जानिए, आपका एसेंडेंट समझ में आया, राशि समझ में आ गई। ओके, अब इसके बाद आप देखिए कि इस लग्न कुंडली में आपके लिए कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको शुभ फल देंगे, कौन से अशुभ फल देंगे। इतना आप जान लेंगे तो आपके लिए आगे का काम है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं शुभ, अशुभ। शुभ का मतलब होता है गुड रिजल्ट देने वाले और इसका मतलब होता है बैड रिजल्ट देने वाले। गुड और बैड, यानी इसको बोल सकते हैं योग कारक और इसको बोल सकते हैं मारक। ठीक है, आप देखिए। अब इसमें सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली है, ये हमने आपको बताया मेष लग्न। अब मेष लग्न में आपको क्या देखना है, ये तो आपको मालूम है कौन शत्रु है, कौन ये है इनिमी, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए मेष लग्न की कुंडली में सबसे पहले आप देखिए कि इसका लग्नेश 1 है, यानी लग्नेश क्या है इसका? मंगल। तो मंगल इसके लिए हमेशा शुभ होगा। लग्नेश किसी का होगा वो शुभ होता है।
फिर इसके बाद आइए मंगल। अब मंगल में कौन कौन सी राशियां आती हैं? एक ये हो गया और 8वां ये हो गया। अब देखिए वृश्चिक है। अब वैसे ये 8वें है, क्योंकि 6, 8, 12 अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन मैंने कहा है कि ग्रह हाउस सब अच्छे होते हैं। 6, 8, 12 हाउस अच्छे नहीं होते, ऐसा प्रिडिक्शन है, लेकिन सब हाउस अच्छे होते हैं। क्यों? आपने देखा यहाँ भी कुछ अच्छा होता है, यहाँ भी कुछ अच्छा होता। मृत्यु का भाव है तो कहते बुरा हाउस है। अरे मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है, उसमें क्या है? ठीक है, दुर्घटना है वो तो होनी है अगर जो लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपन कॉशियस कर सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, ये चीजें। तो 6, 8, 12 आपके ये अच्छे हाउस नहीं होते। तो फिर भी देखिए मंगल है, तो मंगल 1 और 8 कंप्लीट हुआ। अब चलिए 2, दूसरा क्या है? यहाँ पर लिखा है दूसरे का मतलब है और 7वें का मतलब है, दूसरा और 7वें का मतलब है शुक्र। 1 और 7वां ये देखिए तुला, इसके और इसके स्वामी क्या हैं? शुक्रदेव हैं। अब इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। अब आप देखिए शुक्रदेव है, अब चूंकि ये दूसरा भी है और सप्तम है, ये मार्केश बनाता, सप्तम जो होता है ये मार्केश बनाता है, आगे अभी बताएंगे। अब चूंकि मंगल इसका स्वामी है तो मंगल के ये शत्रु हैं, मंगल के ये देखिए शुक्र, ये देव पक्ष है, ये दानव पक्ष है, इसलिए ये यहाँ पर चला जाएगा मारक ग्रह में। तो शुक्र इसके लिए अच्छा ग्रह नहीं होगा। फिर चलिए तीसरा, अब तीसरा चलिए और देखिए तीसरा और छठवां कहाँ है? ये देखिए तीसरा और छठवां, ये देखिए तीसरा और छठवां। अब ये 3rd हाउस है और ये 6th हाउस है, तो 6th हाउस तो वैसे अच्छा नहीं होता, 3rd को भी अच्छा नहीं मानते, इसलिए ये हाउस भी अच्छे नहीं है। और चूंकि मंगल की भी बुध से मित्रता नहीं है, ये पहले बताया गया है कि लग्नेश का न ये मित्र है न ये मित्र है। आप देखेंगे बुध से मंगल की भी मित्रता उतनी नहीं है, अतः ये भी इसका मारक ग्रह में होगा, बुध भी इसके लिए अशुभ होगा, मारक ग्रह होगा। अब मारक का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा होंगे, वो डिपेंड करता है किस नक्षत्र में आ रहे हैं, प्रत्यंचर क्या चल रही है, और क्या बोलते हैं नक्षत्रों की भी चरण होते हैं, वो फिर बाद में हम बताएंगे। प्रत्यत्री, रक्षा, बाधा कौन आएगा, फिर आगे की चीजें हैं। तो बुध आ गया। अब चलिए चौथा, अब चौथा स्वयं चंद्रमा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, और चंद्रमा ये दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए चंद्रमा इसके लिए कहला जाएगा योग कारक, केंद्र में है। फिर आइए पांचवा ये देखिए सूर्य देवता है, त्रिकोण है, ये त्रिकोण कहलाते हैं, ये और ये त्रिकोण कहलाते हैं, ठीक है। तो 5वां त्रिकोण है, सूर्य देवता मंगल के अति मित्र हैं, तो ये भी इसके लिए योग कारक कहलाएगा। 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां आइए। अब 9वां क्या है? गुरुदेव, गुरु 9वां क्या है? गुरु, धर्म की क्या है? गुरु यानी जुपिटर। तो 9वां और 12वां, अब देखिए 12वां हाउस भी अच्छा नहीं होता मानते हैं, लेकिन इसकी एक राशि के त्रिकोण में है, एक राशि, तो एक राशि त्रिकोण में होने के कारण ये अच्छी मानी जाएगी। और दूसरा स्वयं मंगल के मित्र हैं, ये देखिए मंगल के मित्र हैं, इसलिए त्रिकोण में भी राशि है और मंगल के मित्र हैं, इसलिए ये क्या होंगे? योग कारक होंगे। तो गुरु भी इसमें योग कारक आ गए, ठीक है। अब आइए शनि, अब इसमें शनि को भी देखिए। अब शनि यहां से अब चलते, शनि देखिए 10वें और 11वें घर में है। अब शनि यहां पर मंगल के शत्रु हैं नंबर 1, लेकिन इसकी एक राशि केंद्र में है और एक 11वें हाउस में है, तो 11 हाउस इसका 11 हाउस भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उतना बुरा नहीं है। अब एक्चुअली में 10वां केंद्र है, इसलिए ये मंगल के शत्रु भले हैं शनि, लेकिन यहाँ पर ये इसके लिए योग कारक भी हो सकते हैं और सम भी हो सकते हैं, अशुभ नहीं हो सकते, अशुभ कम होंगे यहाँ पर। तो अगर हम शनि को यहाँ पर बीच में रख दें तो कोई हर्ज नहीं है, मतलब ये कह दें ये 75% शुभ होंगे और 25% ये अशुभ होंगे,
क्यों? क्योंकि ये मंगल के तो शत्रु हैं, ओके, लेकिन ये केंद्र में राशि है और यहां पर, यही अगर यहां होता तो ये अशुभ हो जाता, लेकिन यहां केंद्र में आने से इसका थोड़ा मतलब बढ़ जाता है। तो केंद्र में है और यहाँ पर है, ये मकर है, ये कुंभ है, इसलिए ये शुभ ही ज्यादा होंगे, अशुभ कम होंगे, इसलिए इसको हम बीच में रखे देते हैं क्योंकि ये दोनों में आएगा। तो इस तरह आप निकाल लिए कैसे कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है। अब देखिए, अब इसी में इतना आप जान गए हैं कि मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है। अब जब आप इतना जान गए हैं तो फिर क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। अब इसमें डिग्री होनी चाहिए। मैं कहता हूं आपके लिए मंगल शुभ है, चलिए मंगल बहुत शुभ है, बहुत अच्छा ग्रह। सूर्य आपके लिए बिल्कुल विद्या। अब इसमें एक सेंटेंस हमने और कहा था कल, आज भी बता देते हैं कि लग्न से पंचम भाव में, पंचम हाउस में जो राशि होगी वो उस जातक की, उस लग्न के जातक का इष्ट देव होंगे, ऐसा मानते हैं, उसके लिए पूजा योग होंगे। जैसे अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये देखिए, पांचवें में क्या है? सूर्य है। तो इसके जो सूर्य देव हैं इस जातक के लिए, इस लग्न के जातक के लिए पूजनीय होंगे। अर्थात अगर ये जातक सबकी पूजा करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर सूर्य देवता की भी पूजा करता है, उनको जल चढ़ाता है, सुबह उनकी आराधना करता है, तो इसको विशेष फल प्राप्त होगा। समझ में आया? तो यही चीज है आपको कि यहाँ पर ये सूर्य है। अब इसमें आपको मान लीजिए इसका मंगल योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। अब मान लीजिए मंगल इसका जो है, मंगल कहाँ बैठा है, कहीं पर होगा मंगल, ये है। अब मान लीजिए मंगल की डिग्री अगर कम है, मंगल अगर मान लीजिए इसका 3 डिग्री है, लीजिए तो 3 डिग्री मंगल है तो योग कारक है, लग्नेश है, क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सूर्य है इसका, अब सूर्य भी अगर कमजोर है, 28 डिग्री में बैठा है, तो सूर्य भी क्या करेगा? भले योग कारक है, नहीं जाने दो। और अगर मारक ग्रह है, अगर ये मारक ग्रह शुक्र और बुध है, कोई भी अगर ये 12 से 18 डिग्री में आ गए तब ये खतरनाक होंगे, तब ये खतरनाक होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो शत्रु, एक स्ट्रांग प्रबल हो गए डिग्री में, तब ये खतरनाक होंगे। और अगर ये भी मान लीजिए भले ही यानी मारक हैं, और अगर ये 2 डिग्री में आ गए, 3 डिग्री में आ गए, तो कोई बात नहीं है, आराम से। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री कम है, इसलिए ये आपके लिए उतना बैड प्रभाव नहीं देंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है? योग कारक की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, मारक की डिग्री कम होनी चाहिए। आपकी कुंडली में यदि योग कारक की डिग्री अच्छी है तब तो बहुत अच्छा, अगर डिग्री कम है तो उसको डिग्री बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। अगर मारक ग्रह की डिग्री कम है तब तो बहुत अच्छा, अगर मारक ग्रह की डिग्री ज्यादा है, आपके लिए खतरा है, तो आप उसकी डिग्री घटाने का प्रयास करिए। अब डिग्री घटाना बढ़ाना ये क्या, ये अगले टॉपिक में हम बताएंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना, ये आज हमने मेष लग्न की कुंडली के बारे में बताया कि इस लग्न की कुंडली में कौन मारक है और कौन योग कारक है, कौन शुभ है, कौन अशुभ है। इस तरह हम निकालते हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको आज बताया कि मारक ग्रह कौन है और ये कौन है। तो आज के लिए इतना काफी, और धीरे धीरे चलेंगे। अब धीरे धीरे हम पूरा, आप अगर आपको ये अच्छा लगता है चैनल तो आप इसको देखें, कमेंट्स लिखें और आगे बताएं, तो हम पूरी सीरीज बनाएंगे। धीरे धीरे स्लोली बताएंगे आपको। प्रारंभिक इतनी जानकारी अवश्य दे देंगे कि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस 75%, 80%, 90% आप स्वयं कर सकते हैं, कर लेंगे। आपके लिए किसी के दरवाजे में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जय श्री।